हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी। हमें सीरीज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक सीरीज दे रखा है KMPT, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कई दफ़ा क्या होता है, कई दफ़ा क्या हमेशा जो भी सीरीज का प्रश्न पूछता है तो क्या देता है, नंबर देता है। एक नंबर की सीरीज होती है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, अल्फ़ाबेट दिया है। अल्फ़ाबेट का एक सीरीज बन रहा है। इस तरह का प्रश्न बहुत ही कम बनता है, बहुत ही कम बनता है। मतलब 0 पॉइंट आप बोल सकते हो कि 0.9% केवल इस तरह के प्रश्न बनते हैं अल्फ़ाबेट से। नहीं तो बाकी जितने भी सीरीज के प्रश्न बनते हैं किससे बनते हैं, नंबर से बनते हैं, संख्याएँ दी होती हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर के है, प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए सबका। प्लेस वैल्यू अगर पता है आपको अल्फ़ाबेट का, तो प्रश्न को करने में बहुत ही आसानी होता है। एक चीज़ देखेंगे, के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11 होता है। और इसका कितना होता है, यम का कितना होता है, आपका 13 होता है। तो के में कितना जोड़ा है, +2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। यम का कितना होता है, 13 होता है। पी का 16 होता है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 13 में 3 जोड़ेंगे तो पी आ जाएगा। ओके, इसी तरह पी का 16 होता है, टी का 20 होता है। तो पी में कितना जोड़ेंगे, +4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। यानी हो क्या रहा है कि पहले +2 ऐड हो रहा है, फिर +3 ऐड हो रहा है, आगे +4 ऐड हो रहा है, तो उसके आगे क्या ऐड होगा, +5। यानी हम टी में +5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा। टी में +5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वाई आएगा, क्योंकि टी का 20 होता है, वाई का 25, तो 20 5 25। वाई किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आपसे पूछा जा रहा है, जिस तरह 13 163 से संबंधित है, 9 75 से संबंधित है, उसी तरह बताना है कि 11 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ओके, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो करना हमें क्या होता है कि ये देखना होता है कि 13 से 163 कैसे संबंधित है, 9 75 से कैसे संबंधित है, यानी उसमें लॉजिक क्या लग रहा है, कैसे 9 से 75 हो सकता है। वही लॉजिक, वही तरीका हम 11 और क्वेश्चन मार्क के बीच में लगा के आंसर लाते हैं। ठीक है, एक चीज़ देखेंगे तो 9 से 75 हो रहा है, यानी कि 9 से बहुत बड़ी संख्या बन रही है। तो कैसे बन सकता है, अगर हम क्या कर दें, 9 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। 9 का अगर स्क्वायर कर दें हम तो कितना होता है, 81 होता है। समझिएगा ध्यान से। और अभी देखिए 81 लेकिन 75 से ज़्यादा है, तो कितना 81 में से माइनस कर देंगे, 75 आ जाए, 6 माइनस कर देंगे तो 75 आ जाएगा। ओके, तो सेम यही चीज़ यहाँ कर देते हैं। 13 का स्क्वायर आपको पता होगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 169 होता है। और इसमें से कितना -6 कर देंगे तो 163 आ जाएगा। यानी हो क्या रहा है कि पहली संख्या का स्क्वायर करके उसमें से -6 करने पर हमारा दूसरी संख्या आ रहा है। ओके, तो सेम 11 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121। और 121 -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 115। 115 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। एसएससी में इस तरह का भर भर के एक क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन एकदम हमेशा पूछता है, मैंडेटरी होता है एक क्वेश्चन एसएससी का पूछना, सीजीएल में चाहे सीएचएसएल में चाहे एमटीएस में। हमें क्या दिया है, 4 शब्द दिए गए हैं। गोल्ड दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है, एल्युमिनियम दिया गया है और सिल्वर दिया गया है। इन चारों में से पूछा जा रहा है कि आपका विषम कौन है, यानी 3 किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन एक भिन्न है। ठीक है, देख लेते हैं। अगर गोल्ड देखते हैं, एल्युमिनियम देखते हैं और सिल्वर देखते हैं, तो ये तीनों क्या होता है, गोल्ड और एल्युमिनियम और सिल्वर क्या होता है, ये तीनों क्या है, एक धातु हैं, कि नहीं, ये तीनों क्या है, एक धातु हैं। लेकिन हाइड्रोजन को अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन एक क्या है, एक गैस है। तो आपका गोल्ड, एल्युमिनियम, सिल्वर तो धातु हो गए, तो ये दूसरे से संबंधित है क्योंकि ये धातु है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, गैस है। इसलिए हमारा विषम इसमें कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूर्व, पूर्व को उत्तर और उत्तर को पश्चिम कहा जाता है तो सूर्योदय किस दिशा में होता है। ठीक है, कहा जा रहा है। देखिए जब इस तरह का प्रश्न है ना, अभी तो ये छोटा प्रश्न दिया है, बहुत बड़ा जो लैंग्वेज होता है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो हमको लास्ट लाइन पढ़नी होती है। तो सूर्योदय किस दिशा में होता है, यानी हो क्या रहा है, हम किसी दिशा को किसी और दिशा से कूट कर रहे हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये हो रहा है। ठीक है, फिर हम किसी
चीज़ के लिए पूछ रहे हैं कि वो किस दिशा में होगा, तो जाहिर सी बात है कि जिस दिशा से उसको कुट किया गया होगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए पूछा क्या जा रहा है, तो सूर्योदय किस दिशा में होता है। हमें पता है कि सूर्योदय किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। ऑप्शन में पूर्व दिया है लेकिन पूर्व आंसर नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि पूर्व को किस दिशा से कुट किया गया है। बोला गया है पश्चिम को दक्षिण से, ओके, और दक्षिण को पूर्व से, ठीक है, और पूर्व को उत्तर से, यानी पूर्व दिशा को उत्तर से कोट किया गया है। तो पूर्व को किससे कोट किया गया है, उत्तर से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नांकित आकृति की जल छवि का चयन करें। हमसे पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन इससे भी बनता है, या तो जल छवि पूछ देगा या तो मिरर इमेज पूछ देता है आपका एसएससी में, रेलवे में भी पूछता है, एसएससी में एक क्वेश्चन कंफर्म होता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि पॉजिटिव का क्या बताना है, आपको जल प्रतिबिंब बनाना है। तो जब भी जल प्रतिबिंब बनता है तो मिरर यहाँ पे होता है, यानी कि मिरर टाइप यहाँ पे बनाते हैं। ओके, ऐसे। तो मैं सलाह दूंगा कभी भी इस तरह का अगर प्रश्न आए, एक तो तरीका होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव लिखिए यहाँ पे पॉजिटिव, और फिर यहाँ पे बनाइए, यहाँ पे उसका अपोजिट बना के कर लीजिए। लेकिन ऐसा आप लोग कभी मत करिएगा, आप लोग ऑप्शन से तुरंत जाइएगा। देखिए P पॉजिटिव है, P है, तो जाहिर सी बात है कि P जब बनेगा इसका जल प्रतिबिंब केवल P का, तो कुछ ऐसा रहा होगा। और इस तरह से किस ऑप्शन में स्टार्ट हो रहा है, केवल ऑप्शन ए में स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बिना देर किए आप लोग ऑप्शन से जाइए और तुरंत पकड़िए। एक अल्फ़ाबेट को भी पकड़ के कर सकते हैं, ऐसे तो ये सीधे सीधे दिख जाता है, बिल्कुल सिंपल होता है, तो आप लोग करके निकल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नांकित आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, और इस टॉपिक से भी एक प्रश्न बनता ही है, रेलवे में भी बनता है, एसएससी में भी बनता है। ठीक है, इसको अगर आप प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे और बारीकियों को नहीं समझ के करेंगे ना, तो गलत हो जाता है। हमें लगता है कि नहीं 20 होगा, 12 होगा, हो जाता है 16। तो कई दफ़ा गलतियां इसमें हम लोग कर जाते हैं। तो इसको करने का जो तरीका होता है ना, उसको पकड़ना सीखिए। एक चीज़ अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें 2 स्क्वायर हैं। कितने हैं, 2 स्क्वायर हैं। एक ये स्क्वायर है, ध्यान से समझिएगा, और दूसरा बड़ा वाला स्क्वायर है, समझिएगा ध्यान से। अगर दोनों को ध्यान से देखेंगे तो एक बात कॉमन है, क्या, कि बीच वाला जो है आपका स्क्वायर, समझिएगा ध्यान से, बीच वाला जो आपका स्क्वायर है, इसमें भी इस तरह का एक डायगोनल है, और इसमें भी इस तरह का डायगोनल है, मतलब 2 डायगोनल बीच वाले में भी है स्क्वायर में। और आपका एक चीज़ और देखेंगे, बड़े वाले को भी ऑब्जर्व करेंगे, छोटे वाले आपका स्क्वायर को हटा देंगे तो बड़े वाले में भी क्या है, एक डायगोनल है, और क्या है, 2 डायगोनल है बड़े वाले में भी। यानी कि छोटा और बड़ा वाला दोनों क्या है, एक समरूप टाइप का है, एकदम सेम हूबहू टाइप का क्या है, आपका स्क्वायर है। अंतर यही है कि छोटा वाला छोटा है, बड़ा वाला छोटे वाले से थोड़ा बड़ा है, इतना ही अंतर है। तो एक चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर हम केवल एक स्क्वायर में पता कर लें कि कितने आपके त्रिभुज हैं, तो उसका डबल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो हम लोग सबसे पहले छोटे वाले में काउंट करना शुरू करते हैं। बात उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। छोटे वाले में देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 तो मुझे यही मिल गया, जो साफ साफ दिख रहा है। ओके, और अगला क्या हो जाएगा, अगला एक क्या हो गया, 5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 5। इसके अपोजिट सेम कितना हो गया, 6। और इसी तरह इस डायरेक्शन में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो एक 7, इसके अपोजिट एक 8। यानी ये पता चल गया कि जो छोटा वाला आपका स्क्वायर है, इसमें 8 ट्रायंगल है। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, बड़े वाले में भी तो 8 ही होगा ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, बड़े वाले में भी 8, तो 8 8 16। तो टोटल कितने ट्रायंगल हैं, त्रिभुज हैं, 16 हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है कि जिस तरह वर्षा छतरी से रिलेटेड है, उसी तरह बताना है कि धूप क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। ठीक है, वर्षा छतरी क्या करता है, जब भी बारिश होता है, समझिएगा, छतरी से क्या होता है, अम्ब्रेला से क्या होता है, जब भी बारिश होता है तो छतरी क्या करता है, हमें वर्षा से बचाता है। उसी तरह जब धूप होता है तो क्या होता है, धूप से हमें कौन बचाता है, छाया बचाता है, नहीं, कूलर बचाता है, नहीं, परछाई बचाता है, नहीं, चश्मा बचाता है। चश्मा क्या करता है, हमारे आंखों के लिए धूप में लाभदायक होता है, सुरक्षित रखता है। यानी कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका चश्मा हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे चश्मा।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई श्रृंखला का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी संख्याएं केवल एक अंक वाली संख्याएं। आपको एक संख्याओं का एक सीरीज दे रखा है, ध्यान से समझिए, और इस सीरीज से पूछ रहा है क्वेश्चन नीचे, ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद एक सम अंक है। हमसे ये पूछा जा रहा है और यहाँ नोट में ये भी दे दिया कि एक भी एक पूर्ण वर्ग है। जाहिर सी बात है, एक क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग होता है। एक का स्क्वायर रूट लेंगे तो एक ही होगा और एक का स्क्वायर करेंगे तो भी एक ही होगा, लेकिन ये बात यहाँ लिख दी है। यानी इनके कहने का जो तात्पर्य है ना, ये तात्पर्य है कि यहाँ पे कोई सम संख्या है, समझिएगा, और इसके ठीक पहले क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है, और इसके बाद में भी क्या है, एक सम अंक है। यानी एक सम अंक के पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या और पीछे भी सम। इस तरह का देखेंगे अगर ध्यान से तो हमारा जो पहला है यहाँ मिल जाएगा 986। 8 क्या है, सम है, इसके पहले एक पूर्ण वर्ग है, 6 भी क्या है, एक सम है। और दूसरा कहाँ मिल जाएगा आपको, ध्यान से अगर देखते हैं तो 148, क्योंकि 1 तो एक क्या है, पूर्ण वर्ग है, 4 सम है, इसके पहले एक पूर्ण वर्ग है और 8 भी एक सम है। तो इस तरह का कितने पेयर बन रहे हैं, केवल 2 पेयर बन रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इस तरह का प्रश्न क्या होता है, आपका मैथ में पूछ दिया जाता है, कई दफा मैथ में भी पूछ दिया जाता है आपका इस तरह का प्रश्न। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं, एसएससी में तो पूछता है, ये मैथ में भी इस तरह के से प्रश्न बनाए जाते हैं। विभिन्न भागों में जो दी गई संख्याएं हैं उन बच्चों की संख्या को दर्शाती है जो डे केयर में किसी विशेष खिलौने के साथ खेलते हैं। यानी ये जितने बॉबी आपके डॉल हैं, लेगो ब्लॉक हैं, रेसिंग कार हैं, ये खिलौनों के नाम है। ये क्या है कि एक डे केयर में बच्चे हैं, मतलब बच्चे जहाँ पे रहते हैं, बच्चे हैं वो खेलते हैं। तो बॉबी डॉल खिलौने हैं उनको भी खेलते हैं, लेगो ब्लॉक हैं, रेसिंग कार हैं। तो कुछ कुछ बच्चे ही खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे बॉबी डॉल खेलते हैं। कुछ बच्चे बॉबी डॉल भी खेलते हैं, उसमें से लेगो ब्लॉक भी खेलते हैं, कुछ लोग रेसिंग बस कार खेलते हैं। तो इस तरह का आपको डायग्राम दे दिया और पूछ रहा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो न तो बॉबी डॉल से खेलते हैं, यानी बॉबी डॉल से नहीं खेलते हैं। जाहिर सी बात है, जब ये बॉबी डॉल से नहीं खेलते हैं तो बॉबी डॉल का जो सर्कल है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैंने बॉबी डॉल के सर्कल को क्या किया, मैंने रंग करके ख़त्म कर दिया, क्योंकि बॉबी डॉल से नहीं खेलते हैं। अगला पूछ कर रहा है और न ही रेसिंग कार से खेलते हैं। ठीक है, रेसिंग कार से भी नहीं खेलते हैं तो रेसिंग कार का भी सर्कल हम खत्म कर देते हैं। तो ऐसे कितने बच्चे बच गए हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो न तो बॉबी डॉल खेलते हैं और न ही रेसिंग कार खेलते हैं, केवल 41 ही तो बचे हैं ना। तो यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 41, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार था तो 2 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था, हमें बताना है। बहुत ही इजी प्रश्न है। एक इसका सेट पैटर्न का प्रश्न है, एक इसका कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट एक कहता है, देखिए एक ध्यान से चीज़ देखेंगे तो 2 फरवरी 2007 है, जस्ट अगले साल यानी 2 फरवरी 2008 को ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन होगा। ओके, देखिए एक आपका कंसेप्ट एक आता है कि मान लीजिए कि अगर आज इस साल में 2005 में अगर देखिए 1 जनवरी 2005 को, समझिएगा 1 जनवरी 2005 को अगर संडे है, ठीक है ना, 1 जनवरी 2005 को अगर संडे है तो 3 जनवरी, समझिएगा 3 जनवरी आपका 2006 को क्या होगा जानते हैं। 1 जनवरी 2005 को संडे था, तो माफ़ी चाहते हैं यहाँ पे आपका 1 जनवरी, यहाँ पे 1 रहेगा 3 की जगह, 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। अगर 1 जनवरी 2005 को आपका क्या है तो अतवार है, और 2005 क्या है आपका तो नॉन लीप ईयर है, और 1 जनवरी 2006 भी क्या है, नॉन लीप ईयर है। तो जब हम 1 जनवरी 2006 पूछेंगे ना तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा 2005 वाले में जो डेट था। 1 जनवरी 2005 को क्या था, संडे था, तो 1 जनवरी 2006 को क्या हो जाएगा, संडे में 1 ऐड कर देंगे तो अतवार सोमवार हो जाएगा, यानी सोमवार। समझ पाए होंगे आप लोग। यानी कहने का मतलब सिंपल ये होता है ना कि नॉर्मल ईयर में
सेम वर्ष से अगले सेम दिन को जाने पर एक दिन ऐड हो जाता है, और यही अगर लीप ईयर होता, समझिएगा, अगर लीप ईयर होता तो उस केस में क्या होता है, 2 दिन ऐड हो जाता है। कितना? 2 दिन ऐड हो जाता है। और नॉर्मल ईयर में केवल 1 दिन ऐड होता है। या तो इसको दूसरा करने का तरीका है कि आप 2 फरवरी, एक साल में कितना नॉर्मल ईयर है तो आपके एक साल में कितने दिन बचेंगे, दिन बनेंगे, शेष दिन 365 डिवाइड कर देंगे 7 से, तो वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे 2007 क्या है आपका, तो सामान्य वर्ष है, और 2008 क्या है, लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पे 2 फरवरी की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि मार्च का बात हो रहा है, मार्च का बात होता तब चीज़ें बदल जाती, तब हमें क्या करना पड़ता, वहाँ पे मार्च होता ही नहीं ना, क्योंकि 2 फरवरी यहाँ दे रखा है ना, इसलिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, आपका 7 मार्च होता और यहाँ पे क्या होता, पूछता 7 मार्च को, तो यहाँ चीज़ें बदल जाती। लेकिन यहाँ क्या है, 2 फरवरी 2007 शुक्रवार, तो 2 फरवरी 2008 पूछ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। शुक्रवार फ्राइडे में क्या करना है, 1 ऐड कर देंगे, तो शुक्रवार में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे एक घुमाए हुए घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। 2 घनों की स्थिति आपको दी गई हैं और उन पे नंबर है 1 से 6 तक। जब संख्या 5 ऊपर फलक पर होगी तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी। पूछा जा रहा है कि सिंपल सा बात कि 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। देखिए इसको एक तरीका एक होता है कि आप क्या करिए, जब भी 2 डाइस दिया है तो अपोजिट निकाल लीजिए। 2 डाइस अगर पता है आपको तो कौन किसके अपोजिट होगा आपको पता चल जाएगा, निकाल लेंगे। एक तो ये तरीका होता है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना मतलब इजी है ना कि मैं ध्यान से देखिएगा। एक बात समझिएगा, अगर मान लीजिए 5 यहाँ है तो इसके अपोजिट में कभी 3 नहीं होगा, ना ही 6 होगा, क्योंकि भाई इसके विपरीत फलक, इसके करीब में है ना, एडजस्टेंट फलक पे हैं, तो कभी अपोजिट तो हो नहीं सकते हैं। अगर यहाँ 5 है तो इसके विपरीत कभी 1 हो नहीं सकता और 2 नहीं हो सकता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि विपरीत फलक पे 2 नहीं हो सकता है, विपरीत फलक पे 3 नहीं हो सकता है, विपरीत फलक पे 6 नहीं हो सकता है, तो बचा क्या, 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे। या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपोजिट निकाल लीजिए। अपोजिट निकालने के लिए 5 को पकड़िए, जो कॉमन है दोनों में, 5 को पकड़िए और यहाँ से क्या करिए, क्लॉकवाइज में चलना शुरू करिए। तो 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा आपका, और 2 के अपोजिट पुनः क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बचा क्या, 4। 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप ऐसे ही करके निकलिए। कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। सिलॉक्स का प्रश्न है, बेहद ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। कहा जा रहा है, कथन दे रखा है। चलिए कथन से हम लोग सीधे क्या करते हैं, डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि सभी चमगादड़ क्या हैं, स्तनधारी हैं। ठीक है, सभी चमगादड़, चमगादड़ क्या है, चमगादड़ को मैं सी से डिनोट करता हूँ। सभी चमगादड़ क्या हैं, स्तनधारी हैं। ठीक है, स्तनधारी, सभी चमगादड़ क्या हैं, स्तनधारी हैं। ओके, कुछ चमगादड़ क्या हैं, विषाणु हैं। चलिए बना लेते हैं, कुछ चमगादड़ क्या हैं, जो हैं वो क्या हैं, विषाणु को मैं भी से डिनोट करता हूं। और सभी विषाणु क्या हैं, रोग हैं। यानी ये सभी विषाणु आपके जो हैं वो क्या हैं, डिजीज हैं, रोग हैं। ठीक है, तो ये सभी विषाणु आपके क्या हैं, रोग हैं। कुछ इस तरह का डायग्राम बन गया। तो पूछ रहा है, निष्कर्ष दिया है कि कुछ चमगादड़ रोग हैं। पूछ रहा है कि कुछ चमगादड़ क्या हैं, रोग हैं आपके। बिल्कुल है, क्योंकि ये चमगादड़ अंदर वाला है और ये रोग तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ चमगादड़ तो रोग है ना, क्योंकि ये रोग वाला यही तो है, इसको क्रॉस कर रहा है, तो ये पहला सही है। और कुछ स्तनधारी विषाणु हैं, यह भी तो बात सही है ना। कुछ स्तनधारी क्या है, विषाणु है। स्तनधारी आपका ए रहा और विषाणु ए रहा, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।